वेलकम फ्रेंड्स, चैन गेट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप कुशल होंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे होंगे, घर पे होंगे और कम से कम आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रख रहे होंगे। ऐसा मैं आशा करता हूं आप लोगों से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी चैन गेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक जैसे बहुत से लोग तो कंटिन्यू रहते हैं, मैं उनको देखता हूँ, बहुत पंक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उनका, चूँकि वो इतने सीरियस ज़रूर है अपने करियर के प्रति कि वो हमेशा है, जब भी मैं देखता हूँ हमेशा ऑनलाइन होकर वो क्लास ज़रूर वॉच करते हैं। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं और वो भी क्लास देख रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए भी खुशी की बात है। खासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए और भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे ये लोग, जो इस कोविड के काल में भी घर पर बैठकर इस ऑनलाइन के माध्यम से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और क्लासेज कंटिन्यू किए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये चैनगढ़ आईएएस है और अभी भी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने, जिनको मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनगढ़ आईएएस को, पहले यूट्यूब पर जाना है, आपको चैनगढ़ आईएएस टाइप करना है। उसके बाद आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आपको बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप पर्सनलाइज कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, ताकि हर एक वीडियो कुछ नोटिस भी मुझे देना होता है तो आप तक को पहुंच पाए। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। विभिन्न सोशल साइट्स आप चलाते हैं मनोरंजन के उद्देश्य से भी, या सेल्फ स्टडी के दौरान हमको आप बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी के दौरान आप एक एक्टिविटी ये भी कर दीजिएगा कि चैनल का ये लिंक जो है अपने अभिन्न मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, उन तक जरूर पहुंचाइएगा जिन तक जिन तक इसकी पहुंच अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। दोस्तों, अभी हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की कक्षा कर रहे हैं और हमने लगभग क्लास 6 क्लास 7 हमने कवर कर लिए थे और अभी क्लास 8 का हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले अध्याय 5 का पार्ट 1 मैंने बना दिया था। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बार बार पूछते हैं स्टूडेंट्स कि हाँ, हमने इससे पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप चैन करिए, इसको सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। आप एनसीईआरटी के सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके पुरानी वीडियो जो भी एनसीईआरटी का क्लास 6 क्लास 7 का वीडियो पढ़े हुए उसको आप कर लीजिएगा। आपकी जो जो भी आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी में जो दिक्कत हो रही है, बार बार आप बोलते हैं कि हाँ हमको ये नॉलेज गैप जो हो रही है, तो उसकी आप उसका समाधान जो है वही है कि आप वीडियो जाके देख पाएंगे और जब देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर मेल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही समय पर और सही मार्गदर्शन आपका किया जा सके। दोस्तों, तो आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 वीडियो बनाने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अभी बात कर रहे थे 1857 की क्रांति और उसके पहले की क्या क्या घटनाएं होती है, किस प्रकार ब्रिटिश जो नीति है वो 1857 की क्रांति का एक जो कारण बन पाती है कि सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या परिवर्तन कर दिया ब्रिटिशों ने, जो कि पारंपरिक अधिकार और पारंपरिक जो समाज थे उसमें कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करता है। ब्रिटिश जो है औपनिवेशिक नीति के हित साधने के लिए, औपनिवेशिक हित को साधने के लिए अपने नियम कायदे कानून सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी लागू करना चाहते हैं और लागू कर रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि सभी जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनमें एक रोष उत्पन्न होता है और संचित जो रोष है वो 1857 की क्रांति के रूप में प्रकट होता है। आप ये भी देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के समय में जो व्यक्तिगत का सिद्धांत चलता है, या लॉर्ड वेलेस्ली जो आप देखते हैं बार बार सहायक संधि जो करता है, तो इन सब का प्रभाव वहाँ के तत्कालिक नवाबों के ऊपर पड़ता है। नवाब जब अप्रसन्न है तो साथ साथ जनता भी बहुत ज़्यादा उनसे दुखी है और अंग्रेजों की नीति से जो दुखी है। तो बाद में आप देखेंगे उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इन्होंने जबरदस्ती अपना शासन चलाना चाहा, कुशासन के आधार पर उस क्षेत्र को हड़पना चाहा या नए नए नियम बना के उस क्षेत्र को अपने हस्तगत करने की कोशिश की, उन क्षेत्रों में देखेंगे आप कि ज़्यादा विद्रोह की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और इसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आप देखिए, अब मैं शुरू करता हूँ इसका जो सेकेंड पार्ट है। अभी भी आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ ये होगा कि आप चैनल के माध्यम से जुड़ पाएंगे, डायरेक्ट जुड़ पाएंगे और कभी भी आप जब जब भी कभी वीडियो आप स्किप कर पाते हैं, स्किप कर किसी कारण से, पर्सनल जो भी आपका कारण हो, तो अपनी सुविधा के अनुसार बाद में उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, मैंने फिगर आपको दिखाई दिया था, ये बताया था कि नवाबों की सत्ता जो है छीनते जा रही है और छीनने का कारण भी आपको बताया था कि एक बार तो नेचुरल अधिकार जो है उत्तराधिकार के नियम इन्होंने बनाए थे। खासकर ये किया था कि जिन नवाबों के पास या जिन जो क्षेत्रीय शासक है उनके उत्तराधिकार जो है उत्तराधिकारी नहीं है, जो कि नेचुरल उत्तराधिकारी बोलते हैं प्राकृतिक, तो उनको क्या उनको अगर वो गोद लेते हैं तो उस पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी अपने हस्तगत कर लेगी और उनका शासन ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। उस समय दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति बनी हुई कि बहुत सारे शासक जो है, बहुत सारे नवाब जो है, उनके नेचुरल बच्चे, प्राकृतिक उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो गोद लेके ही
वहाँ पर उत्तराधिकारी अपना तय करना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजों द्वारा ये पहले ही परख लिया जाता है कि इन क्षेत्रों में एक कारण ये भी हो सकता है कि उत्तराधिकार का अगर नियम बना दिया जाए तो हम इनको ये कर पाएंगे, उस क्षेत्र को कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, छल कपट जो भी है उसके माध्यम से उसको अपने अंदर कर पाएंगे। फिर हमने एक बात और की थी कि सहायक संधि की बात की थी कि मैंने बताया था कि 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेजों से अपने कब्जे में ले लिया। कहा क्या कि ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी, यहाँ पर डलहौजी ने यह कहा था। और यहाँ पर कुशासन के आधार पर अवध को लास्ट में इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। कारण देखिए कि अवध जो है, अवध क्षेत्र आप देखेंगे, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर ये पकड़ बनाना चाहते हैं। इन क्षेत्रों में पकड़ बनाने के बाद बंगाल, अवध का जो क्षेत्र है, बंगाल बहुत ही संसाधन के दृष्टिकोण से इसको बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। अवध का भी यही कमो वैसे ही देखिएगा, उपजाऊ भूमि है, प्लेन एरिया में है, गंगा के दोआब में है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल भूमि है। तो यहाँ से राजस्व के स्रोत इनको राजस्व उगाही कर पाएंगे। साथ ही साथ कच्चे माल की आवश्यकता जो है, जो ब्रिटिश कंपनी जो वहाँ ब्रिटेन में खुली हुई है औद्योगिक क्रांति के दौर में, तो उसको कच्चे माल की जो पूर्ति है इन क्षेत्रों से की जा सकती है। इसलिए इन क्षेत्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना चाहेंगे और तैयार माल को वो इन क्षेत्रों में बेचना चाहेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक और चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अब ये जो सत्ता का जो प्रतीक है, मुगल बादशाह के सत्ता का प्रतीक लाल किले से भी इनको निकालना चाहते हैं और कहते हैं कि आप बाद में जफर साहब जब मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनके उत्तराधिकारियों को वहाँ से, उनके परिवार के लोगों को लाल किले से निकाल के दिल्ली में अन्यत्र बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे किसी भी तरह यहाँ के जो स्थानीय शासक है या जो यहाँ के बादशाह है उनको अपने अधीन किया जा सके, उनके शासन सत्ता के प्रतीक को खत्म किया जा सके और जनता में अपनी शासन को स्थापित किया जाएगा, अपने तरीके से शासन किया जा सके। तो ये देखेंगे पूंजीवादी चरण में इनका ये ज़्यादा इनका यही रहता है कि अधिकतम लोगों तक इनका सामान अधिकतम हाथों तक पहुँचाया जा सके। अधिकतम सुख की बात करेंगे, कहेंगे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हम चाहते हैं, लेकिन आप रियलिटी देखिएगा कि इनका जो मेन इनका उद्देश्य है, इनका मुख्य उद्देश्य है कि अधिकतम लोगों तक ब्रिटिश सामान को पहुंचाना है और उसके लिए उन क्षेत्रों पर डायरेक्ट एक्शन में लेना, डायरेक्ट अपने अंतर्गत लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब किसान और सिपाही की बात करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं वो जमींदार द्वारा जमींदार यहाँ पर एक बिचौलिया है जो ब्रिटिश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जमींदारों को दिया गया है कि आप स्थानीय लोग हैं, आप शुरू से ही आपका प्रभुत्व उन क्षेत्रों में रहेगा, तो आपसे मैं एक अलायंस कर लेता हूँ कि आप जो है टैक्स वसूल के हमें दीजिएगा। तो जमींदार क्या करें, भारी भरम कर लगाएंगे, कर वसूली के सख्त तरीके से परेशान थे। यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि जमींदार अगर गांव के किसानों से अगर शोषण कर रहे हैं तो जमींदार का शोषण नहीं, जमींदार का भी शोषण अंग्रेज कर रहे हैं। सही समय पर इनको नहीं देने, अगर कर नहीं देते तो इनकी जिम्मेदारी भी छीनी जाती है। तो ये भी आप देखेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं कृषक तो परेशान है ही, किसान तो परेशान है ही, साथ साथ जमींदार लोग भी और स्थानीय जो शासक, जो संपन्न लोग पहले थे जिनकी मर्यादा थी, गाँव प्रतिष्ठा थी, उनको भी प्रतिष्ठा का उनका भी हनन होता है और वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर क्रांति में साथ देते हैं, भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, तो यहाँ देखेंगे महाजन से कर्ज नहीं लौटाएंगे, क्या करेंगे, उनकी जमींदारी छिट जाएगी, मतलब उनकी जमीन जो है महाजन अपने अंतर्गत ले लेंगे और उसको बेच देंगे। तो यहाँ भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं निर्धनता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त हो चुकी है। उसके कारण क्या है, अधिकाधिक राजस्व की वसूली का जो इनका प्रयास है उसके कारण ही बहुत ही ज़्यादा निर्धन होते जा रहे हैं। यहाँ देखिए पुरानी पीढ़ियों जमीन हाथ से निकलती है, तो आप भी देखते हैं कि आज भी हमारे क्षेत्र में ऐसा होता है कि जमीन से बहुत ज़्यादा लगाव होता है किसानों को। तो उनकी ज़मीन जब किसी और के अंतर्गत चली जाती है, चाहे बेचना पड़ता है, विक्रय करना पड़ता है, तो वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़े अधिकार वो मानते हैं कि ज़मीन हमारा जो है पेशा है, हमारे पूर्वजों की एक प्राकृतिक गिफ्ट है, नेचर उनके द्वारा दिया गया है। तो वो नहीं चाहते कि ज़मीन इनके हाथ से निकले, ज़मीन को भी प्राकृतिक रूप से अपने हस्तगत करना चाहते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर ज़मीन बेचते हैं तो ये बहुत दुखी होते हैं। तब की बात तब है जब जमींदारों द्वारा इनकी ज़मीन को हस्तगत किया जा रहा है और जमींदारी भी किसी की जमींदारों की जमींदारी छीनी जा रही है। कारण क्या है कि उस समय पर तयशुदा जो राशि है वो नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पर धीरे धीरे बगावत की जो होते हैं कि चिंगारी जो है चीजें फूटने लगी थी। अब यहाँ देखिए कंपनी के तहत काम करने भारतीय सिपाही भी असंतुष्ट थे। कारण क्या था, वही बताया था
वेतन भत्ता और सेवा शर्त। तो देखिए जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो गोरे जो वहाँ ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश जो सेना में शामिल थे, उनका सेवा शर्त भत्ता वेतन ज़्यादा होता था, और इनका क्या होता है बहुत कम होता था। साथ ही साथ इन पर बहुत इनको इनको बहुत ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती थी, तरह तरह के बात इनको मानना पड़ता था। कई नियम जो हैं वो इनके उनको लगता था कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आस्थाओं को उनको ठेस पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए कि बहुत ज़्यादा ये क्रुद्ध रहते हैं। जैसे एक बात और जानिए कि धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं के बारे में बात करें तो यहाँ के भारत के जो लोग थे वो मानते थे कि बहुत सारे लोग जो समुद्र पार नहीं जाने जाते थे। उनका मानना था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने बर्मा युद्ध के समय तो इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में इतराज नहीं था, वो मानते थे जमीन के रास्ते जाएंगे हमारा धर्म और जाति जो है बचा रहेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि हुक्म नहीं मानने पर उनको तो सजा दी ही, और इसके बाद 1856 में कंपनी ने को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया है था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इन सब बातों की चर्चा हमने की थी पार्ट 1 में, तो आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तो सिपाही भी आप देखिए कि सिपाही जो है अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके माँ बाप क्या है, किसान है। तो एक तरह से सिपाही जो है वर्दी में किसान है, और कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र में जब माँ बाप से बात करते होंगे तो उनको पता चलता होगा कि अंग्रेजों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा कर लगा दिया है, इनका बोझ इनके परिवार वालों को भोगना पड़ रहा है। इसी कारण भी ये संतुष्ट रहेंगे। तो यही एक कारण है जो एक तात्कालिक कारण के रूप में जैसे ही आप देखेंगे चली वाला कारतूस का प्रयोग जैसे ही सामने आएगा, ये सभी जो है संगठित होकर ये अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ विद्रोह कर देंगे। अब यहाँ देखिए सुधार की प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बताता है कि पहले आप जो देखेंगे औपनिवेशिक चरण का पहला जो चरण व्यावसायिक चरण, उसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को नहीं छुआ, संस्कृति के उद्गाता बने रहे, संस्कृति की बहुत प्रशंसा की, हमारे धर्म की प्रशंसा की, हमारे कल्चर की प्रशंसा की। लेकिन जैसे ही पूंजीवादी चरण में औद्योगिक क्रांति जब होती है ब्रिटेन में और उनको अधिकाधिक यहाँ कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, तो उनको होता है कि जब तक हम अपनी जो संस्कृति है उसको नहीं थोपेंगे या भारतीयों में प्रचलित नहीं करेंगे, तब तक हमारे सामग्री को नहीं खरीदेंगे, हमारे वस्त्र को नहीं अपनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमारे संस्कृति में छेड़छाड़ करना शुरू कर दी, बहुत सारे नियम बनाने लगे, धर्म में सुधार किए जाने लगा, समाज में सुधार किया जाने लगा। विधवा विवाह की बात, हालांकि कुछ प्रोग्रेसिव कदम भी थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कदम थे जो प्रोग्रेसिव होते हुए भी यहाँ के समाज के लोगों को एक्सेप्ट नहीं था। वो मानते थे कि हमारे धर्म में इनका अरंगा डाला जा रहा है, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमें ईसाई बनाना चाहते थे। तो ये सब कारण जो है ये इनको कहीं ना कहीं क्षुब्ध कर रहा है। तब और एक बात आती है, जब 1850 में एक नया कानून बनाया गया है जिसके ईसाई धर्म को अपनाना हो और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा होगा। कहना मतलब कि ईसाई धर्म अगर कोई स्वीकार कर लेता है तो उसके जमीन पर पुश्तैनी अधिकार बने रहेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेज भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है आप देखेंगे इसके कारण अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध थे। जनता की नज़र में आप देखिए कि जनता की नज़र में भी आप देखिएगा अंग्रेज जो है कहीं न कहीं, मैंने संस्मरण में आपको पढ़ा दिया था, अंग्रेज भी जनता की नज़र में अंग्रेजों की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए कि अंग्रेज जो है कहीं न कहीं इनके साथ डायरेक्टली व्यवहार करते हैं, द्वैध व्यवहार करते हैं। आप उनके साथ रहना, खाना पीना इत्यादि पूरी तरह से उनका इनके साथ नहीं होता है। और अंग्रेज जो है हर एक ऐसा अवसर खोजना चाहते हैं, कोई मौका खोजना चाहते हैं जिसके सहारे भारतीय समाज में, धर्म में, संस्कृति में, इनके आर्थिक जो भी क्रियाकलापें हैं, आर्थिक जो नीतियां हैं, उनमें परिवर्तन करके अपना अधिकाधिक लाभ कमा सके। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन कर रहे हैं, निरंतरता को खत्म कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस पर उसका खराब प्रभाव पड़ रहा है और अंग्रेजों के प्रति उनका अविश्वास और गहराता जा रहा है। अंत में उन्होंने सैनिक विद्रोह एक बहाना होता है, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे तत्व देखेंगे, जमींदारी तत्व भी देखेंगे, सामान्य जनता देखेंगे, कारीगर देखेंगे, किसान देखेंगे, यहाँ तक कि सैनिक तो पहले शुरुआत करेंगे। इन सभी ने मिलकर, स्थानीय जमींदारों द्वारा मिलकर 1857 का बिगुल फूंक दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब सैनिक विद्रोह जन विद्रोह क्यों बन गया, तो मैं ऐसा ये भी मैंने बताया था कि 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तीरों के साथ उठ खड़े हुए। ये वही असंख्य लोग हैं जो कभी न कहीं किसी न किसी नीति से अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे।
कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। बिल्कुल था, क्योंकि आप देखेंगे सैनिक विद्रोह जो है वो तो एक नाम के लिए सैनिक विद्रोह कहेंगे, लेकिन इसमें सैनिक के अलावा असैनिक तत्व भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब मेरठ से दिल्ली तक की बात की जाए तो आप जानते हैं कैवली लाइन में युद्ध, मतलब जहाँ सैनिक छावनी रहता है वहाँ पर युद्ध की बात की जा रही है। यहाँ देखिए 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पर मंगल पांडे को प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है, जिन्होंने 1857 क्रांति में पहले ये शहीद हुए थे। कुछ दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। लेप चढ़ाने से उनको दिक्कत नहीं था, लेप चढ़ाने के बाद कारतूस को उनको दांत से खींचना पड़ता था, तो ये इनको दिक्कत थी कि हम जो हमारा जो धर्म जानबूझ के भ्रष्ट किया जा रहा है, हमको ईसाई बना जा रहा है। इसमें क्या हुआ कि 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाला गया। अफसर को हुक्म नहीं मारने से 10-10 की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। यहाँ देखिएगा 29 मार्च से लेकर 9 मई तक बीच में भी छोटी छिटपिट विद्रोह आप देखेंगे। तो यहाँ एक चीज और देखेंगे कि धीरे धीरे इस विद्रोह का संक्रमण उन तमाम क्षेत्रों में होता है जहाँ सभी लोग असंतुष्ट है ब्रिटिश नीति से। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाही भारतीय सिपाही की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद कर लिया। इन्हीं बंद सिपाहियों को आजाद कराया जो उनको अंग्रेजों ने बंद किया था। साथ साथ ये बंदूक हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया और फिरंगियों मतलब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ये एकजुट हो गए। कुछ मेरठ के सिपाही की टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे मतलब हम सुबह में मॉर्निंग में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे उनके आने की खबर मिली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाही ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों में आग लगा दिया। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। अब देखिएगा यहाँ पर नेतृत्व के लिए ये मुगल बादशाह को मनाना चाहते हैं, लेकिन मुगल बादशाह बहुत ज़्यादा परिचित थे कि अंग्रेजों के सामने हम नहीं टिक पाएंगे, चाहे हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिपाही अड़े रहे। अंततः इनको जबरन जब महल में घुस गए तो बहादुर जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो बहादुर जफर ने भी सिपाहियों की बात मान ली। हालांकि बूढ़े थे फिर भी इन्होंने बात मान ली और चिट्ठी लेकर शासकों को, स्थानीय शासकों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों के एक संघ बनाने का आह्वान कर दिया। बहादुर के शाह के एकमात्र इस कदम से गहरे परिणाम सामने आए, क्योंकि नेतृत्वकर्ता मिल गया। यहाँ देखेंगे बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली में जो विद्रोह होता है, यहाँ पर बहादुर शाह जफर को जैसे ही नेता घोषित किया था युद्ध का नेता, उसके बाद क्या होता है कि तमाम क्षेत्र में जो स्थानीय जो 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 भी जमींदार तत्व थे या स्थानीय जो भी क्षेत्रीय शासक थे, वो सभी एकजुट होकर सैन्य लड़ाई को 1857 की क्रांति को सफल बनाने में जुट चुके थे। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटा भी आपको मैंने कहानी बताई थी, आपको ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि इससे पहले मुगल के अधीन जो भी लोग थे वो काम कर रहे थे, और मुगल के अधीन जो लोग थे बाद में जब मुगल बादशाह ने नेतृत्व संभाल ली तो उन लोगों में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ और ये सभी क्या हुए, युद्ध के लिए तैयार हो गए। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था कि ये भी रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र मनु था, दत्तक पुत्र, उनको अंग्रेजों ने उत्तराधिकार मानने से मना कर दिया। यहाँ भी ये भी परेशान थी। अंत में रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और यहाँ भी ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक तत्व भी है जो धर्म के माध्यम से या कुछ ऐसे अमूमन कुछ न कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि ये संकेत जो हमारी शुभ, अभी भारतीय समाज में देखेंगे कि कुछ संकेतों को शुभ माना है, तो शुभ संकेतों के परिणाम से शुभ संकेतों के आधार पर ये नवीन ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग अवध अवध और उन सभी प्रांतों में जहाँ अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अपने नीति के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, उन सभी लोगों ने मिलकर एक मजबूत गठबंधन तैयार किया और युद्ध में कूद पड़े। यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो गाजी, अपने आप को गाजी कहने लगे। यहाँ पर देखेंगे बरेली के सिपाही बख्त खान के लड़ाकू विशाल टोपी के साथ दिल्ली को कूच कर गया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आजमगढ़ भी गए थे, बहुत सारे अंग्रेजी गवर्नर को इन्होंने, अंग्रेजी सैनिक को इन्होंने हराया भी था। तमाम इलाके के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। एक तरफ से देखेंगे कि जनमानस, भारतीय जनमानस जो है क्रांति के लिए तैयार थी और ये चाहती थी किसी भी तरह हम इनसे युद्ध करके इनको हम यहाँ से खदेड़ दे और अपना शासन ही हम इनको अपना पारंपरिक शासन है वही इनको ज़्यादा से ज़्यादा मंजूर होना था। अब हम ये पार्ट 2 वीडियो अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से ये सेक्शन पार्ट 2 है। यहाँ पार्ट 2 इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पार्ट 1 इसका जो है चैप्टर 5 का मैंने बना लिया है, तो आप उसको जरूर देखेंगे। पार्ट 2 में हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कंपनी का पलटवार। अब देखिए, जब आप ब्रिटिश यहाँ देखेंगे कि जब बहुत सारे सैनिक जो है वो स्थानीय जमींदारों से, किसानों से, इन सब से मिल के जब युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर देंगे, क्रांति करना शुरू कर देंगे, छापेमार प्रणाली हो या डायरेक्ट एक्शन हो, किसी भी तरह जब युद्ध कर रहे हैं तो कंपनी कहीं ना कहीं चिंतित होगी। कंपनी जो है पलटवार करेगी, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अब कंपनी द्वारा क्या किया जाता है वो देखिएगा। यहाँ मेरठ से, यहाँ फिगर आप देख लीजिए, यहाँ मेरठ से जो है
सिपाही दिल्ली को कूच करते हुए देखिए, सिपाही जो पूरा टैंकर गोला बारूद के साथ जो अंग्रेजों के अधीन था, वो सिपाही लोग मेरठ से दिल्ली तरफ कूच कर रहे हैं। अब कंपनी का पटवार क्या होता है, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों की जल्दी से आने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। अब ये देखिए कंपनी की रणनीति, आप देखिए कि ये उन क्षेत्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा धावा बोलेंगे जहां पर उनको खतरा ज़्यादा है कि ज़्यादा डैमेज इनको हो सकता है। फिर इंग्लैंड से फौजी मंगवा लेते हैं, फिर नए नए कानून बनाते हैं ताकि इनको सजा दिया सके। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह जाऊद जफर पर मुगल में चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई क्योंकि यही नेतृत्व करता था। उनके बेटों को उनके सामने आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून या बर्मा में जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर जफर ने अंतिम सांस ली। कहने का अर्थ है कि अंतिम समय से भी लाल किला छोड़ने का इनको निर्देश हो ही चुका था, फिर भी इन्होंने एक काम किया, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो नेतृत्व प्रदान किया, इसके बदले इनके पुत्रों को इनके सामने गोली मार दी गई और इनके पत्नी को रंगून भेज दिया गया, जहां जेल में ही है निर्वासित में, जेल में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ देखिए फिगर देखिए, शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हथियार आदि गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने जैसे ही संसाधन अंग्रेजों के पास हुआ, अंग्रेजों ने क्या हुआ, द्रुत गति से ये एक्शन लेना शुरू कर देता है। यहाँ आपको बताया था मंगल पांडे की स्मृति में, मैंने आपको फिगर दिखाया था कि एक डाक टिकट बनाया गया था। यहाँ टाटा टोपी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे, छोटी मोटी जो घटनाएं होती रहीं। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़नी पड़ी। कर्नल 1857-58, मतलब ऐसा है कि कुछ क्षेत्रों में तो अंग्रेजों ने, जो बड़े बड़े क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो सुदूरवर्ती थे, वहां पर छिटपुट हिंसा की घटना देखी गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ। इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि अगर अवंती बाई लोधी की चर्चा की जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। खेरी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और शहीद हो गए। खेरी की ये शासिका थी, याद रखिएगा। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामारी चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया, विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। मतलब अंग्रेजों ने भी उनको भी कुछ ना कुछ लॉलीपॉप टाइप की जो चीजें, जो बार बार सुनते हैं चुनावी लॉलीपॉप, तो उस समय भी अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ नया नया नियम बनाया, कुछ ढील दे दी गई और उन लोगों को अपने कब्जे, अपने विश्वास में लेने का प्रयास किया। और जब अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा लेकिन कड़ी सजा देने लगी, फांसी दी जाने लगी, उन क्षेत्रों में जो विद्रोही थे उनको गोली मार दी जाने लगी, तो लोगों में एक भय व्याप्त हो गया और उनको नेतृत्वकर्ता भी उनके अब जेल में थे या मारे जा चुके थे, तो उन्होंने भी विद्रोही का साथ छोड़ दिया। और यही कारण हुआ कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है सफल हुई अपने मकसद में। और यहाँ इन भारतीय जो है, जो 1857 की क्रांति के जो क्रांतिवीर थे, वो असफल हो पाए। उन्होंने वफादार, यहाँ पर ये फिगर में आपको बात दिखा होगा, वफादार भूस्वामी के लिए इनामों को ऐलान कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर एक बार भूस्वामी उनके अंदर में आ जाए या जमींदार तत्व उनके अंदर में आ जाए, तो ये क्रांति जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्रांति को जो संसाधन जो दे रहे हैं, संसाधन जो यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है, इन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के साथ सामने समर्पण कर देते हैं, उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की, तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेंगी। ये देखिए, इनको उन्होंने एक सुरक्षा की भावना उनमें भर दी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनी रहेंगी, आपको माफ कर दिया जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाया गया, उन्हें फांसी के ऊपर लटका दिया गया। तो ये आप देखिए, अब फिगर थोड़ा देख लूँ मैं, फिगर आपको इसलिए भी दिखाना जरूरी है। ये देखिए फिगर है, यहाँ आप देखिए, अंग्रेजी टुकड़ियों दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद फुरा दिया। यही कश्मीरी गेट है। ये आप कश्मीरी गेट आप जानते हैं, दिल्ली में मेट्रो भी है। कश्मीरी गेट चांदनी चौक के पास का जो इलाका है, यहाँ पर देखिए ये इस टैंकर से इसको उड़ाया गया है। एक और फिगर यहाँ ध्यान दीजिए, अंग्रेजी टुकड़ी या कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ पकड़ लेती है। ध्यान से देखिए किस तरह कलाकारों ने अंग्रेजी सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोही बधाव बोल दिया। देखिए कलाकारों ने, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के जो कलाकार होंगे उनके अंतर्गत, वो तो वहाँ की वीरता ही दिखाएंगे, भारतीय तत्व को क्यों दिखाएंगे, भारतीय लोगों को क्यों दिखाएंगे। ये दिखाया गया, एक पर्सन है अपने झंडा को लहराते हुए। अब विद्रोह के बाद के साल, अब विद्रोह जब खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, क्या परिवर्तन देखा गया, उसको देखना है आपको। किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये अब जानिए। अंग्रेजों ने
1959 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि उनको लग गया था कि पहले की नीतियों में कुछ न कुछ खामी है, तो उसको बदलना चाहते थे। अंग्रेज जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित है, क्या क्या है आप तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। ये ध्यान रखना, 1858 में ये परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है कि महारानी के अंतर्गत, साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय उपनिवेश को डाला गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन संबंधी मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, भारत काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, मतलब वही चीज़ है लेकिन ओहदा बदल दिया गया। इस प्रकार से इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। तो परिवर्तन पूछता है 1857 के मतलब राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, तो आप देखिएगा कि इंग्लैंड जो है डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व होता है, यहाँ भारतीय शासन जो है डायरेक्ट इंग्लैंड के साम्राज्य के अंतर्गत चली जाती है। दूसरा पॉइंट है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। ये जो परिवर्तन हस्तगत व्यक्तिगत का सिद्धांत था उसको कैंसिल कर दिया गया कि आप जो है दत्तक पुत्र को भी अपने उत्तराधिकार बना सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। यही छूट जो है असंतोष की भावना को कम करने का काम करता है। आप देखेंगे तीसरा पॉइंट है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। क्यों लिया गया? क्योंकि यही भारतीय सिपाही है जो विद्रोह में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य ने निर्णय लिया कि हम भारतीय सैनिकों का अनुपात कम करेंगे और यूरोपीय सैनिकों को ज़्यादा भर्ती करेंगे कि यूरोपीय सैनिक क्या है, इनके विश्वस्त हैं। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ये वही क्षेत्र हैं जहाँ ये लोग अंग्रेजों के साथ देते हैं, क्रांति में अंग्रेजों के साथ ये लड़ते हैं। तो इन्होंने उन क्षेत्रों से सिपाहियों की भर्ती रोक दी जहाँ पर ये देखेंगे कि इन लोगों ने यहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह में बहुत ही ज़्यादा बवाल मचाया था, विद्रोह में बहुत ही ज़्यादा अपने 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 को संलग्न किया था और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का प्रयास किया था। तो उन क्षेत्रों से सिपाहियों को बंद कर दिया गया जहाँ पर विद्रोह किया गया था। जानते हैं, आपको बताया था कि ये वही सिपाही थे जो वर्दी में किसान थे और इनके साथ जो अत्याचार हुआ था इनका बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ ये रणनीति बनाई थी, संविधान क्रांति में कूद पड़े थे। तो अब उन क्षेत्रों को हटा के पहाड़ी क्षेत्रों से सिपाही भर्ती किए गए। आज भी देखेंगे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट इत्यादि आज भी कायम है। चौथा पॉइंट देखिए, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह, आपका ध्यान रखिए, उसके कारण उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोही उन्होंने ही खड़ा किया था, खासकर मुगल बादशाह जो बहादुर जफर है उनको ध्यान देते हुए। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। यहाँ पर वो पलटी मार रहे हैं कि धर्म और संस्कृति में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार से 57 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ, वित्तीय चरण शुरू होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी नीतियां बदल जाती है। ये एक क्षेत्र है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ उत्तरी भारत के विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र, विद्रोह के मुख्य केंद्र, विद्रोह के अन्य केंद्र। मुख्य केंद्र में देखिए झांसी, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर, तात्या टोपे, लखनऊ, आप देखेंगे बेगम हजरत महल, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, दिल्ली, ये जो है मुख्य केंद्र है। और इतना ही नहीं, मुख्य केंद्र के साथ और भी क्षेत्र देखेंगे। यहाँ पर देखिए सियालकोट, लाहौर, जालंधर, ये स्थानीय जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी विद्रोह ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जो मध्य भारत जो है सबसे ज़्यादा ये रहा, ज़्यादा एक्टिव रहा। अब खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, एनसीईआरटी थोड़ा अपडेट करना चाहती है, तो खुर्दा संग्राम के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा, कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा। ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति को हम ज़्यादा इसलिए महत्व देते हैं कि बहुत ही व्यापक स्तर पर था, इसकी तीव्रता ज़्यादा थी। लेकिन इससे पहले 1857 से पहले भी लगभग कहीं न कहीं असंतोष की भावना लोगों में थी और वे छिटपुट विद्रोह करते थे, जिसकी चर्चा नहीं की जाती है। यहाँ खुर्दा के कारण, खुर्दा को एक टॉपिक बना के आपको पढ़ाया जा रहा है। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में एक स्थित छोटा सा राज्य है,
वो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें से 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। जनबहुल मतलब बहुत सारी जनता भी है और वहाँ पर मतलब जनसंख्या भी है और वो उपजाऊ क्षेत्र भी है। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। यहाँ देखिए ये जो है स्थानीय जिनका जो अधिकार है, उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो मराठा को सौंप दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर या पुरी में आज भी दर्शन करने लोग जाते हैं कि देख रेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। इन्होंने देखा कि अंग्रेज और मराठे जब भिड़े हुए हैं तो इन्होंने अंग्रेजों को मनाना शुरू किया, परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में ले लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। मतलब कहने का अर्थ है कि इन्होंने साथ ही इनका ले लिया, मराठाओं को हरा दिया, लेकिन अपने वचन पर ये काबिज नहीं रहे। परिणामतः उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर, यहाँ देखिएगा, तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमांश था, मतलब 1/10 हिस्सा दशमांश बोलाता है, अंग्रेजों ने जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनके निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसे 1857 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। आप देखेंगे ये बहुत सारे कारण थे जो जिसके कारण खुर्दा पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया। तो खुर्दा में जो असंतोष जो व्याप्त थी वो खुर्दा के संग्राम के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो 1857 में उस बारूद पर एक चिंगारी का काम किया गया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व से निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक कहा जाता था, पाइक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं आप, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति के भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई, क्योंकि ये जो संग्रह जो करते थे वो बहुत ही ज़्यादा जटिल थी, लोगों को बहुत ही परेशान किया जाता था, उनको मारा पिटा जाता था, तब ये टैक्स लेते थे। कार्यवाही के फलस्वरूप 1805-1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा। मतलब फिर भी ये नहीं माने, जनसंख्या का प्रवासन हो रहा है, फिर भी ये यहाँ पर कहीं न कहीं वहाँ जो मौजूद है उनसे अस्थायी राजस्व की बंदोबस्त करके राजस्व भुगतान करवाना चाहते हैं। इस जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा राजस्व के भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय कोई उदारता नहीं दिखाएगी, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती है, समुद्र के किनारे भी है। बाकायदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। उन्हीं को बेचा जाएगा जो उनके करों को चुका पाएंगे। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, की सुधार नाम याद रखिए, सिर्फ विद्याधर याद रखिएगा, जिन्होंने लोग बक्सी जगतबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। वैयक रूप से एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों को स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्का का प्रचलन किया जाना, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए। कि उन्होंने नमक जो है, जो देखिएगा नमक को आप ध्यान दीजिएगा, नमक जो है दैनिक उपभोग की चीज़ है, उस पर भी अंग्रेजों ने कड़ा टैक्स लगाया हुआ था और कड़ा प्रतिबंध भी था, आप नहीं बना सकते थे। ये कुछ कारण है। फिर चौथा आप देखिएगा स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिस कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का अनुपस्थित मतलब बंगाल में रहेंगे, लेकिन यहाँ की जमींदारी जो है, यहाँ की जमीन उनके नाम पर होगी और यहाँ के स्थानीय तत्वों से वो खेती करवाएंगे। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह कारण धारण कर लिया। मतलब ये कुछ कारण है जिसके कारण क्या होते हैं कि वहाँ के लोगों ने विद्याधर के नेतृत्व में एक विद्रोह किया, जिसे खुदरा संग्राम के नाम से जाना जाता है। 29 मार्च 1957 को इस संग्राम की शुरुआत हुई, तब हो गई जब पाइकों ने बानापुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में
फैल गई। तो खुदरा विद्रोह विद्रोह जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण थे जिसके कारण इस विद्रोह की शुरुआत हुई और अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ पड़े। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। पाइक मतलब वही किसान जो थे, जो सैनिक थे, उनके साथ नहीं मिले, उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों के उनके जमे हुए स्थानों से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1857 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंध जनजाति, वहाँ का स्थानीय जनजाति है, के धाव की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया। ये कंध जनजाति वही है जो छापामार पत्ती से अवगत थी और उन्होंने उस क्षेत्र को और पुरी के क्षेत्र को पर कब्जा कर लिया। मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया, जबकि नहीं चाहते थे वो। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने भी पाई को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया, क्योंकि ये भी मंदिर के पुजारी भी इनसे त्रस्त थे अंग्रेजी की नीतियों से। इस स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ मतलब सैनिक कानून लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगियों कृष्णचंद्र भ्रमवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन यहाँ मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकवाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। यहाँ देखिए अंग्रेज क्या करते थे, पुरस्कार के माध्यम से उन तत्वों को पकड़ना चाहते थे जो शरारत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुरस्कार के माध्यम से लालच में आके लोग क्या करते थे, उसका एड्रेस बता देते थे और पुरस्कार के माध्यम से ये जल्दी पकड़े जाते थे। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों स्पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए, अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह अंग्रेजों ने मई 1857 तक खुदरा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। मतलब एक संग्राम जो है अच्छे उद्देश्य से शुरू की गई, लेकिन इसको काबू में कर दिया गया। परंतु खुदरा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण संघर्ष को मई 1825 तक, जब मतलब छिटपुट घटनाएं होती रही, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने को दिया गया और 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। अब आप ध्यान देंगे कि अंग्रेज इतना ज्यादा कुटिल थे कि वो जानते थे कि इस क्षेत्र में बार बार और भी विद्रोह हो सकते थे, तो इसको पहले ही भान लेते थे वो और उन क्षेत्रों में सेटलमेंट कर देते थे, कुछ ना कुछ सुधार कर देते थे, उन क्षेत्रों को शांत करने का प्रयास करते थे ताकि आगे जो है अपना काम ही आगे ध्यान से कर सके। संक्षेप में उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इस मात्र पाइक विद्रोह कहना कम तरह करना होगा। इसे पाइक विद्रोह नहीं कर सकते थे, पाइक क्रांति कहा जा सकता है। बारह पूछता है पाइक विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी, पाइक विद्रोह कैसे हुआ, तो पाइक विद्रोह पूछा जाए तो आप जरूर इसके बारे में बताएंगे। अब थोड़ा हम ये आपसे बात करेंगे कि एनसीईआरटी में हम क्या बात करते हैं कि कुछ अन्यत्र की चर्चा करते हैं कि आखिर 1857 के की क्रांति के समय विश्व के अन्य भागों में क्या क्या हो रहा था, तो उसकी बात हम करेंगे। तो देखिए परम शांति के एक स्वैरिक साम्राज्य की खातिर यहाँ पर देखिए टाइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते और टाइपिंग की बात हम करेंगे। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला उस समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ, लगभग 10 साल। हांग जीकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है कि परम शांति इसलिए यहाँ भी धर्म को आधार बना के ये लोग क्या करते हैं, विद्रोह के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। या हांग जीकुआंग ने धर्मांतर करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ था। ताइपी के विद्रोह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, वह जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति या गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की थी। ताइपिंग जो लोग हैं, किंग के स्थानीय जो राजा हैं, उनसे अन्यत्र है, ये ईसाई धर्म को मानते हैं। ये अब देखिएगा कि इन्होंने कंफ्यूशियसवाद को नहीं माना, बौद्ध धर्म को नहीं माना और ये अपने आप को अलग दिखाने के लिए शांति के रूप में इन्होंने कुछ नियम बनाए कि हम ईसाई धर्म को मानेंगे, निजी संपत्ति हमारे पास नहीं होगी किसी के पास और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा महिला और पुरुष में। यहाँ अफीम या कोई भी व्यसन का जो चीज़ है, जो भी सामाजिक रूप से जिसको हम निकृष्ट मानते हैं, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। यही कारण है कि चीन इस टाइपिंग विद्रोह को जमाने के लिए चीन के बादशाह को
या किंग साम्राज्य के बादशाह को का मदद लेकर अंग्रेज जो है इसको दबाना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ देखिएगा कि अन्यत्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1850 से 60 के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि चाइना में भी इस तरह के विद्रोह हो रहे हैं, और इस विद्रोह की बारंबारता जो है कहीं न कहीं हमारे हमारे विद्रोह से थोड़ा-सा अलग मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर अफ़ीम की खेती होती है, यहाँ जुआ इत्यादि आज भी देखेंगे उन क्षेत्रों में मारिजुआना की खेती होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर वहाँ का विद्रोह का स्वरूप अलग है, जबकि भारतीय विद्रोह का स्वरूप बिल्कुल अलग इसलिए है कि यहाँ कृषि से संबंधित जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। राजस्व के कारण भी कृषक जो है वो संतुष्ट होते हैं। फिर आर्थिक रूप से जो नियम बनाए जाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक रूप में परिवर्तन करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उसका प्रभाव यहाँ के जनमानस पर पड़ता है, और जनमानस उसका विरोध विरोध शुरू से करते आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें हमारे धर्म से वंचित किया जाएगा, हमें ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है, हमारे धार्मिक मामलों में ये टांग अड़ा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि इन तत्वों ने मिलकर भारत में विद्रोह की एक रूपरेखा तैयार की। कहीं कहीं धर्म का सहारा दिया गया, कहीं कहीं उत्साह के रूप में जमींदारों ने व स्थानीय तत्वों के साथ मिलकर कृषकों और जो संतुष्ट लोग थे उनको उनका गठन, असंतुष्ट लोगों का गठन, एक संगठन बनाकर उन्होंने विद्रोह किया। लेकिन विद्रोह सफल नहीं होने के कारण क्या है कि इनके पास प्लानिंग जो है, योजना का अभाव था। एक एक नीतिगत योजना नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, इनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लड़ाई लड़ने के लिए इनके पास आधुनिक टाइप की बंदूकें नहीं थी, जबकि अंग्रेजों के पास वो सारे संसाधन मौजूद थे। इनके पास एकता की भावना का अभाव था, क्योंकि हर एक जो क्षेत्र है अपनी स्वतंत्रता के साथ ही खुश हो जाता था। राष्ट्रीयता की भावना का विकास अभी तक नहीं हुआ था। यही कारण है कि 1857 की क्रांति व्यापक परिवर्तन तो लाती है। 1858 के रूप में जो कानून बनाता है तो उस पर उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं असफलता के रूप में आप मानेंगे कि यहाँ कुछ न कुछ कमियाँ जो है वो प्लानिंग को लेके थी। उसको जो है प्लानिंग जो बनाया जाता था उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएँगे, और तमाम 1857 का समय देखें, उस समय की जो वस्तु स्थिति है उसको ध्यान करेंगे तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ पाएँगे। तो दोस्तों आज जो है अध्याय 5 जो है हम लोग क्लास 8 जो सॉरी हाँ, क्लास 8 का अध्याय 5 हमने चैप्टर 5 हमने आज कंप्लीट कर दिया, और इसमें हमने यहाँ पर 1857 की क्रांति की पूर्व की जो घटनाएँ हैं, वो 1857 की क्रांति के कारण जो है पूर्ववर्ती जो क्या पूर्व में क्या घटित हो रही है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा क्या-क्या किया जा रहा है, ऐसी कौन-सी नीतियाँ बनाई जा रही है जिससे ये असंतुष्ट होते हैं। 1857 का तत्कालिक कारण के रूप में ऐसा क्या एक सैनिक विद्रोह के लिए क्या ऐसी मतलब इनको क्या एक संजीवनी मिल जाता है, या क्या एक बहाना मिल जाता है जिसके कारण ये क्रांति में कूद पड़ते हैं। तो सिर्फ सैनिक विद्रोह जो है, चर्बी वाले कारतूस जो है वो तत्कालिक कारण के रूप में है, लेकिन अब विद्रोह का कारण देखेंगे तो वो पूर्ववर्ती घटनाओं को देखेंगे। इनके द्वारा आर्थिक जो सुधार किए जा रहे हैं जो उनके हित में है, औपनिवेशिक हित से सुधार किए जा रहे हैं, भारतीयों के हित में नहीं है। फिर यहाँ संस्कृति में इनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, धर्म में परिवर्तन करने का बात किया जा रहा है, धार्मिक सुधार के जरिए ये इनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, किसको के साथ अन्याय हो रहा है, ये सब देखेंगे। यही एक कारण है, यही बहुत सारे कारण हैं जो कहीं न कहीं एक बारूद जो है असंतोष का बारूद का ढेर होता है, और तत्कालिक कारक में जो चर्बी वाला कारतूस है वो एक चिंगारी का काम करता है, और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है 1857 में, जिसे 1857 की क्रांति हम कहते हैं। इनको इनके रूप के बारे में, इनका क्रांति का स्वरूप क्या है, इसके बारे में बहुत सारे डिबेट भी है। उसके बारे में जब हम आएंगे इसके स्पेसिफिक टॉपिक में तो आपसे हम बात करेंगे। तो 1857 की क्रांति जो एनसीईआरटी के व्यू से जो हमें पढ़ना था वो हमने आज कंप्लीट किया। आप ध्यान रखिएगा कि हम एनसीईआरटी को ही हम आधार बना के यहाँ पढ़ा रहे हैं, स्पेसिफिक टॉपिक में इससे ज़्यादा डीप में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इसी एनसीईआरटी को ही फॉलो करें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके। तो दोस्तों आज का ये जो प्रोग्राम है मैं यही समाप्त करता हूँ। अभी भी जिन लोगों ने इस चैनल को चैनगढ़ आईएएस को टाइप नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो एनसीईआरटी को डिजिटल फॉर्म में जिज्ञासा के साथ पढ़ना चाहते हैं, जिनकी रुचि है उनको जरूर बताइए। और जो वन डे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लोग ऑलरेडी इनसे जुड़े हुए हैं और पंक्चुअल है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जरूर सफलता की ओर अपने सोपान पर चढ़ते जा रहा है, और इसमें जरूर सफल होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। और मैं ऐसे विश्वास भी दिलाता हूँ कि आप अगर इस चैनगढ़ की टीम के साथ अगर आप संलग्न रहे, आप कंटिन्यूटी रखें, आप पंक्चुअल होकर पढ़ें तो आपको जरूर फायदा होने वाला, आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।